नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी स्पेशल के PYQs कवर कर रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी क्रम में आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास होने वाली है। आज की क्लास बेसिकली यूपी के टूरिज्म यानी कि पर्यटन सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लासेस अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और अगर आप रेगुलर वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और एक बार वीडियो को अपने किसी ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और एक कहावत है कि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, तो उसको देखते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी। देखिए, एक बात अभी आप समझिए कि अभी हम ऐसा नहीं है कि यूपी स्पेशल जो है, आप ये कंटेंट शुरू करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने के पहले जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अभी हम जो यूपी स्पेशल में पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं ये पूरा यूपी स्पेशल है। नहीं, ये पूरा यूपी स्पेशल नहीं है, क्योंकि इतने कम दिनों में पूरा यूपी स्पेशल कवर नहीं करवाया जा सकता। हम कर क्या रहे हैं, हम PYQs को देख रहे हैं और PYQs के साथ में उससे जुड़े हुए जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, एडिशनल फैक्ट्स हैं, उनको देख ले रहे हैं। इससे हमारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और इतने कम समय में जो भी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, कम से कम समय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ने वाली, उन चीज़ों को हम लोग एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतने समय में। बाकी जब टाइम मिलेगा तो हम कभी ना कभी यूपी स्पेशल बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए कि क्लासेस का उद्देश्य क्या है। इतने कम समय में हम बेसिकली रिवीजन के दृष्टिकोण से इन कक्षाओं को कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा फ़ायदा ये होने वाला है कि जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वो लास्ट टाइम आप कर रहे हैं तो वो फैक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों से मिलते जुलते फैक्ट्स जो है लगातार एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम पेपर आपको कई बार बताए हैं, एक बार ध्यान दीजिए। एग्जाम पेपर अगर बहुत कठिन स्तर का आ रहा है, ठीक है, बहुत कठिन उसका स्तर बना दिया गया है, और एक पेपर होता है सरल स्तर का, ठीक है, एक होता है सरल स्तर का और एक होता है मध्यम स्तर का। जो सबसे बढ़िया पेपर माना जाता है वो यही है। इस पेपर में क्या होता है, इस पेपर में सिंपल चीज़ें आ गई जो सबने पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रखता है कि अब जो फैक्ट को जिसको एकदम रटा है, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपसे सिली मिस्टेक बहुत होती है। जो सरल पेपर होता है उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। सिली मिस्टेक से जो बचता है वो फाइनल सिलेक्शन ले जाता है। कठिन पेपर में क्या होता है कि एक होता है कठिन पेपर, एक होता है ज़बरदस्ती का पेपर, जहाँ कुछ भी प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पे कोई किसी को डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पे आप नहीं, तो कभी भी आप इस पेपर की तैयारी मत किया करिए, क्योंकि यहाँ पे आप ही नहीं, जितने बच्चे बैठे हैं किसी को पूरे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। यहाँ फिर होता है कि आपकी जितनी भी नॉलेज है उस पर फोकस करके चीज़ों को आप अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है। सरल क्वेश्चन आता है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बट यहाँ पे सिलेक्शन उनका होता है जिन्होंने वो चीज़ें, सरल चीज़ें पढ़ रखी हुई हैं लेकिन वो सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पेपर पे फोकस किया करिए मध्यम वाले। और ये ऐसे ही होते हैं कि जो भी किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए नॉर्मल सिंपल पॉइंट्स हैं, नॉर्मल मतलब बेसिक्स हैं, बेसिक्स आप पहले क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कठिनतम स्तर वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक्स को जो है नहीं ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पेपर में एकदम 100% उसी का सिलेक्शन होगा जिसका बेसिक्स क्लियर है, जिसने फैक्ट रट के रखे हैं, ठीक है, जो बहुत जनरल फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक जनरल लोगों से होती है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। पेपर तो सिंपल लगता है लेकिन कंफ्यूजन होता है, और फिर हम क्या करते हैं, कट ऑफ से 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। हमें लगता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, लेकिन पेपर के दृष्टिकोण से कट ऑफ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और ये जो पेपर होता है यहाँ पे किसी को नहीं सीधे आता। आप कुछ भी पढ़ेंगे पेपर ऐसा आएगा कि आप पेपर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे केवल यही चलता है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का आया है, ठीक है। जो उसका कठिनतम स्तर बनाया गया है वो फैक्ट से बनाया गया है या कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, उस तरीके से ये पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। बाकी तो अभी हम यही बोलेंगे कि जो सिंपल पॉइंट है, जो जर्नल पॉइंट है हर एक टॉपिक को, उसको आप लोग बार बार रिवीजन करिए, उनको तैयार करिए, ठीक है। बिना बढ़ते हैं आगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय, मतलब हिंदी भाषा साहित्य का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये बात आपको क्या याद रखनी है, बात आपको याद रखनी है कि पहला जो भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित हुआ है वो वाराणसी में हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों के विकल्प की पहचान कीजिए। ये जो है जितने भी इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से, जितने इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं, उन सारे सर्किट्स का हम जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ एक नोट्स प्रोवाइड किए। नोट्स क्या है बेसिकली,
वो यूपी की जो पर्यटन विभाग की वेबसाइट है वहाँ से हमने हर सर्किट के जितने जितने उसमें स्थान शामिल हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया। आप उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। और बाकी अगर आप लोग कहें तो हम एक बार आपको पढ़ा भी देखें जितने भी सर्किट हैं। जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट हैं कौन से, तो आपका सूफी सर्किट है। अब ये सर्किट हैं कैसे, तो देखिए जो सूफी जो विचारधारा थी उनसे जुड़े हुए जो सर्किट हैं, उनसे जुड़े हुए जो स्थान हैं, उनको जो जुड़े हुए स्थानों का समूह है वो सूफी सर्किट में है। महाभारत काल से जो जुड़े हुए स्थान हैं उनसे जुड़े हुए स्थानों का जो समूह है वो महाभारत सर्किट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार शिल्प यानी कि जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिल्प हैं, बहुत प्रसिद्ध शिल्प हैं, ठीक है, उन स्थानों के समूह को शिल्प सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थान हैं उनको बौद्ध सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। और ऐसे ही कृष्णा ब्रज सर्किट है, नाम से स्पष्ट है, कृष्ण ब्रज सर्किट, ठीक है, ब्रज सर्किट ये भी एक सर्किट है। और बुंदेलखंड सर्किट है, ठीक है, बुंदेलखंड की जो ऐतिहासिकता को समेटे हुए वहाँ की स्थापत्य कला और ऐतिहासिकता को बताने वाले स्थल हैं। बुंदेलखंड की संस्कृत को वो बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत है, ठीक है। इसका हम शेयर कर दिए हैं तो वहीं से आप लोग टेलीग्राम से पढ़ दीजिएगा क्योंकि सभी स्थल का भी फिर से नाम रिपीट करवाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको बताएं तो सूफी सर्किट में आपका आता है जैसे जायस है अमेठी में, संत कबीर नगर का मगहर है, और सलीम चिश्ती दरगाह फतेहपुर सीकरी है, देवा शरीफ बाराबंकी दरगाह, और एटा का एक स्थान एक दरगाह है उसका नाम है मरेहरा शरीफ, और उसी तरीके से आपका सूफी शाह शरीफ है। कबीर की जन्मस्थली जो है वाराणसी में वो शामिल है, ठीक है। उसके बाद बरेली का एक स्थल शामिल है और अंबेडकर नगर का एक स्थल शामिल है। तो ये सारी चीज़ें सूफी सर्किट के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार महाभारत जो सर्किट है उसके अंदर जो प्रमुख स्थल आते हैं वो आपका अहिछत्र है, हस्तिनापुर है, गोंडा है, प्रयागराज है, ठीक है। प्रयागराज में एक लाक्षागृह हंडिया में आता है, कौशाम्बी है, बरनावा है, मथुरा है, काम्पिल्य है, बिठूरकुटी है। तो ये सारी चीज़ें आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। हमने उसका एक इमेज फॉर्म में स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर दिया है जितने ये सर्किट्स हैं सबका, ठीक है। तो बाकी इसका अगर राइट आंसर देखें तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों के विकल्प की पहचान कीजिए। तो महाभारत सर्किट के अंतर्गत देखिए आपका हस्तिनापुर आता है, ठीक है, महाभारत का लिख दे रहे हैं, हस्तिनापुर आता है। और हस्तिनापुर के अलावा जो है गोंडा आता है, काम्पिल्य आता है, काम्पिल्य मतलब ये फर्रुखाबाद में है तो फर्रुखाबाद आता है, ठीक है। जनपदों का नाम लिख दे रहे हैं सीधे सीधे जिस जिस जनपद के स्थल आते हैं। फर्रुखाबाद हो गया। बिजनौर का एक स्थल है विदुरकुटी, बिजनौर। और मथुरा है आपका, मथुरा के अलावा आपका बागपत है, बागपत में एक स्थान है बरनावा, तो बागपत है आपका प्रयागराज है, कीचक वध स्थल है एक स्थान, कीचक वध स्थल। उसके बाद आपका अहिछत्र है। ये प्रयागराज में ही दो स्थल हैं, एक तो आपका मान लीजिए प्रयागराज हो गया, इसे हंडिया का एक स्थल है लाक्षागृह जिसका नाम है। उसके बाद कौशाम्बी हो गया आपका, कौशाम्बी हो गया। ये प्रमुख स्थल हैं आपके महाभारत सर्किट के अंतर्गत जो आते हैं। अब हमें ऑप्शन में ढूंढना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए, बरसाना नंदगांव की हमने चर्चा की, नहीं, ये पहले ही गलत हो जाएगा। अयोध्या आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मथुरा आएगा, गोंडा आएगा, बिल्कुल आएगा, प्रयागराज आएगा, बिल्कुल आएगा, और कौशाम्बी भी हमारा आएगा। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा गलत, और ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी ये कौन से सर्किट के अंतर्गत आ गए, ये महाभारत सर्किट के अंतर्गत आ गए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा कौन से हैं, ठीक है। अब आपको बौद्ध सर्किट का हिस्सा बताना है, इसकी टेंशन ना लीजिएगा, पूरा हमने सर्किट का बताए हैं, तीसरी बार बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट हमने शेयर कर दिया है, ठीक है। तो बौद्ध सर्किट के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल आते हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। कपिल वस्तु आपका आता है, क्या आता है, कपिल वस्तु। उसके बाद सारनाथ आता है, संकिशा आता है, कौशाम्बी हो गया आपका, और कौशाम्बी के अलावा श्रावस्ती हो गया, कुशीनगर हो गया, कुशीनगर। अब बताइए इनमें से कौन सा नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा हिस्सा है, ठीक है। वहाँ पे पूछ रहा था नहीं है, पहले इसके पहले जो प्रश्न आए थे यहाँ पे है। तो बताइए कौन सा है, तो सारनाथ है। आपको देख के ही लग जाएगा कि बौद्ध सर्किट के अंतर्गत जो हिस्सा है वो कौन सा है, सारनाथ है आपका, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं। बुंदेलखंड सर्किट की भी बातें अगर आपको बता दें, बुंदेलखंड सर्किट के कौन कौन से प्रमुख हिस्से हैं, तो लिख लीजिएगा बुंदेलखंड सर्किट का। आपका इसमें है चित्रकूट है, झांसी है, लिख दें चित्रकूट है, झांसी है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, देवगढ़ है, बांदा है, महोबा है। ये सब आपके बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आते हैं। अब ढूंढिए भी इसमें। अयोध्या है, पहले ही गलत हो जाएगा। प्रयागराज है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। चित्रकूट है, बिल्कुल है। पंचवटी है, बिल्कुल है। कालिंजर, बिठूर और अयोध्या, अयोध्या नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर से ये भी गलत हो गया हमारा, इसमें अयोध्या नहीं है। ऑप्शन डी को देखते हैं। बिठूर हो गया हमारा, चित्रकूट हो गया हमारा, झांसी भी होता है, कलिंजर भी है और महोबा भी है। अब कालिंजर, कुछ लोग कहे होंगे कालिंजर आपने यहाँ लिखा, तो कालिंजर आपके बांदा में ही तो है। कालिंजर कहाँ है? कालिंजर का किला बांदा में ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि डुमपुक्त उत्तर प्रदेश में किस चीज़ की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो जो डुमपुक्त है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में मांसाहारी भोजन बनाने की, मांसाहारी भोजन पकाने की एक विधि है, पकाने की एक विधि है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन जो है वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है कि राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है। राधा के जन्म स्थान के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा कि आपका बरसाना है। क्या है? बरसाना। अब बताइए कृष्ण का जन्म स्थान कौन सा है? कृष्ण का जन्म स्थान आपको बताना है। कृष्ण का जन्म स्थान देखते हैं किसको किसको पता है। ये प्रश्न है, इसको कमेंट बताइए। कृष्ण का जन्म स्थान, राम का जन्म स्थान तो आप सबको पता ही होगा, कृष्ण का आपको बताना है। ठीक है, कृष्ण का जन्म स्थान बताना है। एक और लोगों का बताना है, कबीरदास का जन्म स्थान आपको बताना है। कबीरदास का जन्म स्थान, ये सब आपके होमवर्क हैं। ठीक है, कबीरदास का जन्म स्थान आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या राइट आंसर देना है? पश्चिमी का मतलब है ये पूर्वी भाग होता है, सॉरी ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। पूछा पश्चिमी है, हम आपको बताएंगे सारे के सारे। देखिए जो अपना पश्चिमी जिला है वो तो है हमारा शामली। क्या है? पेन का कलर चेंज कर लें तो बताएं। पश्चिमी जिला जो है वो यूपी का सबसे, आपसे पूछा जाए तो क्या याद रखना है? शामली। पूर्वी पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? बलिया। क्या याद रखना है? बलिया। और अगर आपसे दक्षिणी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है सोनभद्र। क्या याद रखना है? सोनभद्र। पूर्वी उत्तरी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? सहारनपुर। क्या याद रखना है? सहारनपुर। अच्छा, इतना ही? कुछ और बता देते हैं। बलिया सीमा किससे साझा करता है पूछा जाए तो बलिया बा से बलिया और बा से बिहार से सीमा साझा करता है। सोनभद्र किससे सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र आपका मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है और आपके झारखंड से सीमा साझा करता है। ये आपको याद रखना है। शामली बता दें तो शामली आपका जो है एनसीआर में आता है, एनसीआर में आता है। ठीक है, ये इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है। और सहारनपुर अगर आपसे पूछा जाए कि सहारनपुर बताइए किससे सीमा साझा करता है, तो ये आपके उत्तराखंड की सीमा पर ये स्टेट स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की सीमा पर। अब आप इसका बताएंगे राइट आंसर कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। अब हमें आशा है कि आप इन पॉइंट्स को कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स भी अगर हम आपको बताना चाहें तो आप उसको ऐड ऑन करते चलिए अपनी कॉपी में। पता है तो अच्छी बात है, रिकॉल हो जा रहेंगी चीज़ें आपकी, और नहीं पता तो लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जितने लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? ये हो गया हमारे यूपी का जो है क्षेत्रफल। ये बात आपको क्या करनी है? याद करनी है। अगली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ठीक है, भारत के
कुल क्षेत्रफल का 7.33% है ये, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा यूपी है, अक्षांश देशांतर से भी क्वेश्चन आते हैं ना कि सबसे उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, तो मान लीजिए ये यूपी हो गया हमारा। पहले तो ये देखिए कि यूपी की अगर आपसे पूछे लंबाई, पूछी जाए आपसे कि ये बताइए कि यूपी की प्रदेश की लंबाई कितनी है और लंबाई के साथ चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो लंबाई आपको याद रखना है 650 किलोमीटर और चौड़ाई आपको याद रखनी है 240 किलोमीटर। हमें लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा एक मैप बना लें यूपी का। अगर हम, एक सेकंड टाइम दीजिएगा थोड़ा सा, बताइए यूपी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा। चलिए इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं, ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई आपको बताते हैं। देखिए ये है, अगर हम इधर से यहाँ ऊपर से नीचे तक को देखें कि यूपी चौड़ा कितना है, अगर एवरेज देखेंगे तो ये है चौड़ाई। यानी कि अगर उत्तर से दक्षिण को देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो ये 240 किलोमीटर है, ठीक है। अगर ये वाला आपसे पूछा जाए, ये क्या हो गई, ये हो गई प्रदेश की लंबाई। लंबाई का मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, पूर्व से पश्चिम की ओर ये कितना है, ये है आपकी 650 किलोमीटर। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम अक्षांश देशांतर भी बता दे रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि कौन उत्तरी अक्षांश है, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अक्षांश लिखेंगे, यहाँ पे दक्षिणी, यहाँ पे पूर्वी, यहाँ पे पश्चिमी, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो इसका सबसे उत्तर में पॉइंट है। और जो दक्षिण में पॉइंट है ये भी उत्तर में ही, मतलब उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है, तो ये 31 डिग्री, इसको सही से लिख लीजिए, 31 डिग्री 28 मिनट। जिसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे कुछ लोगों को अभी अक्षांश देशांतर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है अक्षांश देशांतर, आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अभी पीछे है। 77 डिग्री 30 मिनट ये देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। देखिए अब आपको अक्षांश देशांतर, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को क्या हुआ है, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, पहली बात समझना है। तो पृथ्वी के जो बीचों बीच एक रेखा जाती है, देखिए जो पृथ्वी को ऐसे, तो जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं पृथ्वी पे की ग्लोब, अभी आप कभी देखिए मैप देखिए, तो जो ऐसे क्षैतिज रेखाएं होती हैं इनको बोला जाता है अक्षांश। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अक्षांश। और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इन्हें बोला जाता है देशांतर। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है देशांतर, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर ये हर स्थान के फिक्स होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो जो हमारा भारत है, पहले तो आप भारत जानिए, भारत कहाँ है, तो पहले एक बात और जानिए कि ये जो 0 डिग्री होता है, अब पूरी ज्योग्राफी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जितनी पढ़ा रहे हैं उतनी चीज़ें ध्यान दीजिए। जिनको समझ में आ रही है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रही है आपने ज्योग्राफी अभी नहीं पढ़ रखी है, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। इसके पूरब में जो होता है उसको पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है और इसको पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण में होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये मान के चलिए जो आपका यूपी है वो लगभग यहाँ कहीं स्थित है, ठीक है। कुछ रेखाओं के नाम अगर आपको और बता दें, अब रेखाओं के नाम नहीं बताते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना जानिए कि आपका यूपी यहाँ कहीं स्थित है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में पूरा का पूरा यूपी स्थित है। तो एक देखिए अब इसका जो है, एक सेकेंड, तो यूपी यहाँ कहीं स्थित है। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को हम देख रहे हैं कि यूपी का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है। एक सेकेंड, बार बार ये इरेज हो जा रहा है। यूपी का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, ठीक है, एक मिनट, बार बार पेन की जगह इरेजर जो है सेलेक्ट हो जा रहा है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, मान लीजिए यूपी आपका कहीं यहाँ पे स्थित है, तो जो यूपी का ये सबसे आपका हो गया कौन सा पॉइंट, सबसे उत्तरी पॉइंट। तो ये देख रहे हैं कि ये कौन से अक्षांश से होकर गुजरा है, ये दक्षिणी पॉइंट कौन से अक्षांश से होकर गुजरा है आपका। और ये वाला पॉइंट अगर देखेंगे यूपी का, ये पूर्वी देशांतर हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कौन सी देशांतर रेखा है सबसे पश्चिम में, ये हो गया पश्चिमी देशांतर। तो उसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि यूपी का जो उत्तरी में सबसे उत्तर में अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश जो पॉइंट है वो 23 डिग्री 52 मिनट वाली अक्षांश रेखा है। सबसे दक्षिण में 31 डिग्री 28 मिनट वाली अक्षांश रेखा है। और जो इस तरह क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर बोलते हैं। तो यहाँ की जो क्षैतिज रेखा है यूपी की जो देशांतर है, यहाँ पे 84 डिग्री 29 मिनट है और ये 70 डिग्री 30 मिनट है। ये हो गया
अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हो गया, अब ये विस्तार है कितना, तो कुल अक्षांशीय विस्तार, कुल अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए, अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप ज्योग्राफी अभी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि आपको ज्योग्राफी की चीज़ें पढ़ाई जाएँ, ठीक है। कुल अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि हमने भी बहुत स्पीड में पढ़ाया है, बस बहुत बेसिक में आपको जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन सके वैसे ही चीज़ों को समझा दिए है, ठीक है। यहाँ पे ज्योग्राफी पूरी अभी अच्छे से नहीं समझाई जा सकती है। कुल अक्षांशीय विस्तार और कुल, आपसे अगर पूछा जाए कुल देशांतरीय विस्तार, तो ये दोनों बातें भी आपको पता होना चाहिए। तो यूपी का जो कुल अक्षांशीय विस्तार है, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको निकल आएगा आपका 7 डिग्री 36 मिनट है, और कुल देशांतरीय विस्तार जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट है, ठीक है। इसके आसपास ही है। इतनी बातें क्या करनी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी बातें क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसमें से सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़, लखीमपुर खीरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन है इनमें से, तो आपका क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। इसी के साथ हमने शायद आपको कुछ प्रश्न पहले भी पढ़ाए हुए हैं, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है आप आंसर बताइएगा। पहला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश से लगा जो है सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। इसको हमने उस दिन पढ़ाया था, सबसे लंबी सीमा वाला राज्य। तो जो चीज़ें पढ़ा चुके हैं उसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि इसका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे, अब हम लिखेंगे नहीं, बस आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला अगर आपसे राज्य पूछे, सबसे छोटी सीमा वाला, तो आंसर आप क्या देंगे, हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर देंगे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने आपको और बताया था, पूछा था कि मध्य प्रदेश वह कौन सा यूपी का जिला है जिसको मध्य प्रदेश जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसका राइट आंसर क्या था, ललितपुर। इसके बाद आज कुछ और पॉइंट्स बताते हैं। पता नहीं इन पॉइंट्स की चर्चा हुई है प्रीवियस क्लासों में कि नहीं, उस देखते हैं वो पॉइंट कौन है। देखिए, अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जैसे हमने बताया था एक बार कि पहली क्लास में शायद हमने बताया था कि आपका ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जैसे आपका कितने स्टेट और कितने देशों से ये बाउंड्री शेयर करता है। तो हमने बताया था एक देश था, स्टेट का नाम लिख देते हैं, तो आपकी दिल्ली थी, ये यूटी है, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली से सीमा साझा करता है। हरियाणा से सीमा साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के साथ बिहार से सीमा साझा करता है। बिहार के साथ झारखंड से सीमा साझा करता है। और छत्तीसगढ़ हो गया हमारा। और इसी के साथ हमने देखा क्या था कि मध्य प्रदेश। तो इतने कुल राज्य हैं जिससे यूपी सीमा क्या करता है, साझा करता है। और एक यहाँ पे हमारा देश भी है जिसका क्या नाम है, नेपाल। नेपाल से भी यूपी क्या करता है, एकमात्र देश है जिससे सीमा साझा करता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखें किससे कितने ज़िले जो है बाउंड्री बनाते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि दिल्ली से जो है यूपी के 2 ज़िले जो हैं बाउंड्री बनाते हैं, सीमावर्ती जो ज़िले हैं। एक है गौतम बुद्ध नगर, क्या है, याद रखना है आपका, गौतम बुद्ध नगर। दूसरे का नाम आपसे पूछा जाए तो गाजियाबाद। क्या नाम है, गाजियाबाद, ठीक है। ये 2 दिल्ली से बाउंड्री शेयर करते हैं। और दिल्ली के अलावा आप हिमाचल प्रदेश का हम आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश से याद रखना है आपको सहारनपुर। क्या याद रखना है, सहारनपुर। झारखंड से याद रखना है सोनभद्र। झारखंड से कौन सा सीमावर्ती जिला आपको याद रखना है, सोनभद्र। उसके बाद राजस्थान, एक मिनट, राजस्थान हमने यहाँ पे नहीं बताया क्या, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे एक और ऐड ऑन कीजिए, राजस्थान। राजस्थान भी तो सीमा साझा करता है, राजस्थान। तो राजस्थान से आपको 2 ज़िले ये आप लिख लीजिए, एक आपका हो गया आगरा और दूसरा हो गया आपका मथुरा, ठीक है। आगरा और मथुरा हो गए आपके। अब इसके बाद देखते हैं, इतना हो गया, ठीक है। अब उत्तराखंड से देखेंगे, उत्तराखंड का भी हमने नहीं देखा था। उत्तराखंड से कई सारे जो है ज़िले शेयर करते हैं बाउंड्री। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, उत्तराखंड से कौन कौन से सीमावर्ती ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड से आपको क्या याद रखना है, चलिए, मुरादाबाद याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, मुरादाबाद। उसके बाद मुरादाबाद के बाद याद रखिए रामपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर और आपका सहारनपुर हो गया,
सहारनपुर, पीलीभीत और बिजनौर। टोटल कितने जिले? तो टोटल 7 जिले। कितने जिले टोटल? टोटल 7 जिले उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करते हैं, यूपी के टोटल 7 जिले। ठीक है, उसके बाद नेपाल से बात करते हैं। नेपाल तो देश है, नेपाल से देख लेते हैं। तो नेपाल से भी बात आपको वही याद रखनी है कि नेपाल से भी सटे हुए कुल 7 जिले हैं यूपी के। कौन कौन से हैं बिल्कुल हम देखेंगे। बलरामपुर है हमारा, कौन है? बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, उसके बाद लखीमपुर खीरी हो गया, लखीमपुर खीरी के अलावा सिद्धार्थनगर हो गया, सिद्धार्थनगर के अलावा पीलीभीत हो गया, और पीलीभीत के साथ बहराइच हो गया। ठीक है, बहराइच। कितने हुए हमारे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ये 7 जिले यूपी के हैं जो नेपाल से क्या करते हैं, बाउंड्री आपकी साझा करते हैं। अब इसके बाद हम किसकी देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे बिहार का। ठीक है, सबके बारे में चर्चा कर लें, कोई बचने ना पाए। बिहार से कुल सटे हुए 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। बातें आपको याद रखनी है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी दिशा में चल रही है। जिनको नहीं याद है उनकी भी तैयारी अच्छी दिशा में चल रही है। ठीक है, आप याद करिए, और न याद हो तो टेंशन भी मत लीजिए। कुशीनगर 2-3 बार पढ़ लिया करिए, अगर जो चीज़ें नहीं याद होती 2-3 बार पढ़ लिया करिए। कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, और महाराजगंज हो गया आपका। महाराजगंज के साथ सोनभद्र हो गया, गाजीपुर हो गया, और आपका चंदौली हो गया। कितने हो गए टोटल? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर और चंदौली। ये किससे सीमा से साझा करते हैं? तो ये बिहार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा प्यारा सा हरियाणा। हरियाणा से देखेंगे कौन कौन सीमा साझा करते हैं। तो हरियाणा से आपको याद रखने हैं कुल 6 जिले। कितने याद रखने हैं? हरियाणा से हमें याद रखने हैं कुल 6 जिले। कौन कौन से 6 जिले याद करने हैं? सहारनपुर हो गया आपका, पेन का कलर चेंज कर लेंगे। सहारनपुर हो गया, सहारनपुर, और आपका शामली हो गया, सहारनपुर शामली हो गया, मथुरा हो गया, गौतम बुद्ध नगर, GBT नहीं लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, गौतम बुद्ध GBT, एक सेकेंड, GBT नहीं, गौतम GTB NGR, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर के अलावा आपका अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ के अलावा बागपत हो गया। तो आपके हरियाणा से टोटल 6 जिले हैं यूपी के जो बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, मथुरा हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया और बागपत हो गया। 6 आपको याद रखने हैं हरियाणा से। ठीक है, कोई समस्या? तो बिहार हो गया हमारा, उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, अब और देख लेते हैं बाकी जो भी हैं। अभी तो कई सारे हैं, हम सबको एक साथ देख लेंगे। ठीक है, फिर प्रश्नों पे चलेंगे। MP का याद आपको रखना है। MP से कितने? तो MP से सबसे ज़्यादा हैं 11 जिले। कितने जिले? 11 जिले। नाम देख लेते हैं हम सबका। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करते हैं अपने प्रयागराज से। कहाँ शुरू करेंगे? प्रयागराज से। प्रयागराज हो गया आपका, एक सेकेंड, प्रयागराज हो गया। प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर हो गया, मिर्ज़ापुर के बाद सोनभद्र हो गया, सोनभद्र के बाद आगरा हो गया, आगरा के बाद इटावा हो गया, इटावा के बाद जालौन हो गया, जालौन के बाद झांसी हो गया, झांसी के बाद ललितपुर हो गया, ललितपुर के बाद महोबा हो गया, महोबा के बाद हमारा बांदा आता है, बांदा के बाद हमारा चित्रकूट आता है। हमें लगता है हो गए हमारे 11। एक प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ठीक है, ये हो गए हमारे 11 जिले जो कि सीमा साझा करते हैं किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद अब हमारा कौन सा जिला बचा, कौन सा राज्य बचा? मध्य प्रदेश के बाद हमारा बचा सोनभद्र। कौन बचा? सोनभद्र। सोनभद्र का भी हम देख लेते हैं। अब शुरू किए हैं तो सबके सबको देखेंगे। ठीक है, सोनभद्र में याद करिए एक सेकेंड, अब हम क्या देख रहे हैं आपको पता है? इसको बाद में देखेंगे कि सोनभद्र से कौन कौन सी आपकी स्टेट हैं। अभी हम उन जिलों को देखेंगे जिनसे एक से अधिक जो है राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, कोई राज्य तो हमारा बचा नहीं है। हमने हरियाणा का देख लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम
हरियाणा के साथ हमने किसका देख लिया, हिमाचल प्रदेश का यहीं पे देख लिए थे, एक सहारनपुर। दिल्ली से हमने यहाँ पे 2 लिख लिया था, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद। राजस्थान से हमने यहाँ देख लिया था आगरा मथुरा। मध्य प्रदेश का हमने नीचे देखा, छत्तीसगढ़ का भी हमने नीचे देखा। झारखंड छत्तीसगढ़ का देखा कि नहीं देखा, छत्तीसगढ़ का हमने नहीं देखा। छत्तीसगढ़ से याद रखिए आप लोग, छत्तीसगढ़ से केवल एक है सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से सोनभद्र, ठीक है। झारखंड का हो गया, बिहार का भी हमने देखा, ठीक है, बिहार का भी देख लिए, उत्तराखंड का भी देख लिए, हिमाचल प्रदेश का यहीं पे हमने देखा है, राजस्थान का भी यहीं पे देखा है। तो जितने स्टेट से सब का हमने देख लिया, ठीक है। नेपाल का भी देख लिया, नेपाल जो हमारा देश है, हमारा देश नहीं किसी और का, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि यूपी से जो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, उससे कौन कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं यूपी के, हमने उसको देख लिया। उसके बाद अब 3-4 चीज़ें आपको और बताएंगे जुड़े हुए, जो यहाँ पे शुरू कर रहे थे हम, कि अब उन जिलों को देखेंगे। कौन से जिलों को देखेंगे, वे ज़िले जो कि एक से अधिक राज्यों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और उन्हीं को देखेंगे जिनसे प्रश्न लगातार आए हुए हैं, जिसमें जो सबसे पहला है हमारा सोनभद्र है। क्या है सोनभद्र, सोनभद्र को आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। देखेंगे अभी आप जो हमने आपको दिए हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉमन होगा सोनभद्र इनमें, तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी ध्यान जाता नहीं है, इस तरह ध्यान चला जाता है। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और आपका हो गया झारखंड। इन 4 राज्यों से कौन सीमा साझा करता है, सोनभद्र। उसके बाद सहारनपुर से याद रखना है, सहारनपुर भी जो आपका है ये भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से सीमा साझा करता है। सहारनपुर, सहारनपुर किससे किससे, तो सहारनपुर आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया उससे सीमा साझा करता है, और उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, और हरियाणा हो गया, हरियाणा से सीमा साझा करता है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है सहारनपुर के बारे में, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया आज। क्या क्या हमने आपको बताया अभी, कि उत्तर प्रदेश जो है वो किन किन राज्यों से, कौन से देश से, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। साथ में हमने देख लिया कि वो जो प्रदेश हैं उनसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सीमावर्ती जिले जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कितने जिले जुड़े हुए हैं। अब ये सारी बातें हमने आपको रिवाइज करवा दी। अब आपका काम है रिवीजन करना और याद करना। प्रश्न यहाँ से लगातार आए हुए हैं, वो बात आपको ध्यान देनी है। दूसरा प्रश्न हमारा यही है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। सोनभद्र जिले के साथ आ जाइए, हमने अभी आपको बताया मध्य प्रदेश साझा करता है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं। छत्तीसगढ़ साझा करता है, बिल्कुल बताइए करता है कि नहीं, कहाँ आप कहेंगे छत्तीसगढ़ करता है, ऑप्शन ही सही है। बी क्या है, झारखंड, झारखंड करता है कि नहीं करता, बिल्कुल झारखंड करता है। तीसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश करता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करता। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए और बी दोनों सही है, यही हो जाएगा राइट आंसर। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। अब आपको लगेगा कि हाँ जो चीज़ें भी हमने आपको बताई बहुत ही यूजफुल हैं, रट लीजिएगा। अगला है कि शामली की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है। बताइए आंसर कि शामली की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है। अब बताइए हरियाणा से लगती है कि नहीं लगती है शामली की सीमा। देखिए हरियाणा को हमने देखा था ना, रिवीजन कर लेते हैं। सहारनपुर, शामली, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और बागपत, इतने जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, हरियाणा से लगती है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शामली की सीमा किससे लगती है, हमने बताया हरियाणा। दिल्ली से किसकी किसकी सीमा लगती थी, दिल्ली से हमने किसकी किसकी सीमा बताई थी, दिल्ली से हमने 2 ही राज्यों की सीमा, 2 ही जिलों की सीमा बताई थी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। किसकी किसकी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। बिहार से किसकी बताई थी, बिहार से हमने बताया था 7 जिले हैं। बिहार तो अब आपका पूरब में हो गया, इसको तो तुरंत काट दीजिए। कौन कौन शामिल करता है, अगर हम आप रिवीजन करना चाहें तो कर लीजिए। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर और चंदौली, ये 7 जिले हैं जो कि बिहार से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड तो उत्तर में है, तो ये भी आपको इसी 2 में कन्फ्यूजन होता, लेकिन आपको पता है कि दिल्ली से तो केवल 2 साइड शेयर करते हैं बाउंड्री, कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, तो इसका मतलब हरियाणा से ही होगा, ठीक है। ऐसे चीज़ें जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना तो ऐसे सोचना पड़ता है, फैक्ट डायरेक्ट नहीं याद आते, डायरेक्ट आप कितना रट लोगे। तो ऐसे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 में कन्फ्यूज होते हैं। दिल्ली का कम है, दिल्ली का रट लो, दिल्ली का कभी ना बोलो। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों जी से हैं, दिल्ली का याद करो कि दिल्ली जी का मतलब देखिए दिल्ली में सब आप, दिल्ली क्या है, हमारे देश की क्या है, राजधानी है, तो मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रखते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने कैसे बोला जाता है, जी लगा के बोला जाता है ना। तो बस ये याद रख लीजिए कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, जी जिसके स्टार्टिंग में है, केवल वही दिल्ली से बाउंड्री शेयर करता है। अब अगर आपसे कभी यूपी से जो हरियाणा, दिल्ली आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कौन बाउंड्री शेयर करता है। दिल्ली वाला आपको रटा रहेगा, हरियाणा वाला निकाल लोगे अगर दिल्ली हरियाणा में ऑप्शन आपका फंस रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा जो अगला प्रश्न, देखिए ये सारे प्रश्न आए हुए हैं आपकी बाउंड्रीज से ही है। अगला है कि
भारत की मानक यम्योत्तर है और यह कहाँ से। मानक यम्योत्तर मतलब वो लाइन जो कि भारत का टाइम जिससे डिसाइड होता है, ठीक है, टाइम जिससे डिसाइड होता है। तो आपको क्या पता है कि ये है 82.5 डिग्री जो है 82.5, ठीक है, ये 30 मिनट है, ये डिग्री है, ये मिनट। तो 1 मिनट जो है 1 डिग्री जो बनता है आपका वो 60 मिनट का बनता है, ठीक है। तो 82.5, चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको लिखिए 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, वही भारत का क्या है, मानक यम्योत्तर है। और यह होकर के कहाँ गुजरता है, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है, वहाँ से ये होकर के ऐसे गुजरती है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि जो भारत की मानक यम्योत्तर रेखा है ये किन किन स्टेट से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। बताइए कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग, कि हम आपको रिवीजन करवा ही देते हैं। देखिए, जो भारत की मानक यम्योत्तर रेखा है, यानी कि जो टाइम इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, मानक समय रेखा भी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको भारत की मानक समय रेखा भी बोला जाता है। समय रेखा क्या है ये, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है वही है। अब ये होकर के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, यूपी का मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो यूपी में हमें राज्य के साथ जिले का भी नाम याद रखना है, ठीक है, बाकी आप स्टेट का नाम याद रखना है बस। मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, कहाँ से, मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश इसको आप समझ जाओगे। तीसरा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। और चौथा जो है वो आपके उड़ीसा से होकर के गुजरती है, उड़ीसा से होकर के गुजरती है। और आपके पांचवा जो है आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश समझ जाओगे ना आप। ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ से आपकी मानक यम्योत्तर रेखा होकर के गुजरती है। इसको हमने बता दिया। होमवर्क आपका ये है कि बताना है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर, पहले तो ये बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, फिर आपको बताना है किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। फटाक से बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर, ठीक है, मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। बताइए मध्य प्रदेश के साथ सीमा कौन कौन साझा करता है, आइए देखते हैं कि फिर से लिखवा दें। देखिए, मध्य प्रदेश के साथ टोटल 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 11 जिले हैं, अभी हमने आपको बताया कि मिर्ज़ापुर हो गया, आपका सोनभद्र हो गया, चित्रकूट है, हो गया, चित्रकूट है कि नहीं है, बिल्कुल चित्रकूट है। बताइए महोबा है कि नहीं है, तो आप बिल्कुल बताएंगे ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सारे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों हो जाएगा। बलिया बताइए साझा करता है सीमा, नहीं तो बलिया तो इधर है ना, बलिया कहाँ पे है, बलिया पूर्व में है। और मध्य प्रदेश कहाँ पे है, मध्य प्रदेश दक्षिण में है। तो बलिया तो कोई चांस ही नहीं है। बलिया किससे सीमा साझा करता है बताइए, तो आप कहेंगे कि बलिया जो है वो बिहार से सीमा साझा करता है। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली सब बिहार से सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी 11 जिले हैं, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, सोनभद्र, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, ये सब किसके हैं, ये सब आपके हो गए मध्य प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमने बता दिया कि दोनों, यानी कि और भी जो दोनों ऑप्शन है वो है। अगला कि जो महोबा है, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। रोहिलखंड हो गया, अवध हो गया, पूर्वांचल हो गया, आपका बुंदेलखंड हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जितने भी क्षेत्र हैं यूपी के, ये कौन कौन से, मतलब इनका क्या मतलब है, इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, आपको इतना साधारण बात समझनी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रोहेलखंड, जो रोहेलखंड वाला भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपको एक बार याद रखना है। कौन कौन से मतलब जो इंपॉर्टेंट है कि जो रोहेलखंड है उसमें बेसिकली आपका जो बरेली हो गया, आपका मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, शाहजहांपुर हो गया, बदायूं हो गया, बिजनौर हो गया, ये सब आपके रोहेलखंड में आते हैं, ठीक है। ये सब जो है जिले बेसिकली ये रोहेलखंड, ठीक है, इनको सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है, रोहेलखंड जो भौगोलिक प्रदेश है। देखिए, ये जो रोहेलखंड, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड है, ये विभाजन बेसिकली भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप पे है, ठीक है। भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप में यूपी को इन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। इनकी अनूठी संस्कृति है, इनके विशेष भाषाएं हैं, इनका कल्चर है, उसके आधार पे यूपी को अलग अलग ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें है आपका रोहेलखंड, अवध, पूर्वांचल और क्या हो गया आपका बुंदेलखंड हो गया। तो अब आपको हमको बता रहे हैं कि कौन से जिलों वाला भौगोलिक प्रदेश है। तो रोहेलखंड में कौन आ गए, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, ये सब हो गए। अवध बेसिकली आपका हो गया, अवध से तो आप लोग परिचित होंगे। तो बेसिकली जो आपका अवध यहाँ पे लिखते हैं, तो जो आपका लखनऊ हो गया, फैज़ाबाद, जिनको वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, फैज़ाबाद हो गया आपका, कानपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया,
और आपका रायबरेली हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। लखीमपुर खीरी भी आपका अवध में ही आता है, ठीक है, जो अवध वाला भौगोलिक क्षेत्र है, अवध हो गया। ये सब हो गए आपके अवध के प्रमुख जिले। और उसके बाद पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में जो आपके यूपी के पूर्वी हिस्से हैं, कौन से पूर्वी हिस्से, बेसिकली ये क्षेत्र जो हैं ये बिहार और नेपाल की सीमाओं से जुड़े हुए जो राज्य हैं, जैसे वाराणसी हो गया आपका, वाराणसी, ठीक है, पूर्व में है। गोरखपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया और बलिया हो गया। आपका क्या हो गया, बलिया। ये बेसिकली पूर्वांचल में आपके आते हैं, ठीक है। अब बुंदेलखंड में कौन कौन है इंपॉर्टेंट, तो बुंदेलखंड आपको ऐसे याद रखना है कि आपका झांसी हो गया, मैप में देखिए ये सब कहाँ है तो आपको वो पूरा क्षेत्र समझ में आ जाएगा। झांसी, ललितपुर हो गया आपका, जालौन हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया। ये हो गए आपके बुंदेलखंड के प्रमुख जिले, ठीक है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। चित्रकूट, तो पूछा क्या था कि महोबा किस क्षेत्र में स्थित है, तो बताइए महोबा कहाँ पे है। महोबा कहाँ पे है, महोबा बुंदेलखंड में। अब महोबा के अलावा जो भी क्षेत्र आएगा आपको क्या होगा, याद होना चाहिए। 3-4 बार पढ़ेंगे चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। अगला कि भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो मल्टी मॉडल टर्मिनल कहने का क्या मतलब है, मल्टी मॉडल टर्मिनल का क्या मतलब है, पहले तो आप ये समझिए। तो आप ये जानेंगे कि पहला कहाँ स्थापित हुआ है। तो जो भारत का मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब होता है, ये बेसिकली एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ पे जल मार्ग, ठीक है, जल मार्ग, आपका सड़क यानी कि स्थल, और रेलवे, ठीक है, रेल मार्ग, ये सब एक जगह पे जुड़ती हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल टर्मिनल, आपको इतना जानना है, ठीक है। अब भारत का जो पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया वो बनाया गया आपके वाराणसी में। कहाँ बनाया गया, वाराणसी में, ठीक है। ये आपका बनाया गया वाराणसी में। इसका उद्घाटन शायद 2018 के आसपास हुआ था। कब हुआ था, 2018 के आसपास, ठीक है। उसके बाद एक, ये तो पहला था। दूसरा भी अगर आपसे कभी पूछे तो याद करना है, साहिबगंज। साहिबगंज ये है कहाँ, तो ये आपके झारखंड में, आपके झारखंड में है। ये क्या था, ये था आपका सेकंड जो है मल्टी मॉडल आपका कार्गो टर्मिनल, ये सेकंड था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे अगर बढ़ें तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, यूपी का स्टेट हाईवे SS7 मतलब स्टेट हाईवे कनेक्ट विद 2 मेजर सिटीज़। जो स्टेट हाईवे 7 है वो किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है यूपी का। पहला हमारा ऑप्शन है लखनऊ और कानपुर, दूसरा इलाहाबाद और गोरखपुर, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया है इलाहाबाद और गोरखपुर, एक काट दीजिए। तीसरा है गोरखपुर और कानपुर, और चौथा है वाराणसी और इलाहाबाद। तो जो स्टेट हाईवे 7वां है, स्टेट हाईवे 7 है, वो बेसिकली आपका जो इसका उत्तरी पॉइंट है ये गोरखपुर से शुरू होता है, गोरखपुर से शुरू होता है, और गोरखपुर से शुरू होकर के आपके इलाहाबाद तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इलाहाबाद तक जाता है, ठीक है। तो गोरखपुर को किससे जोड़ता है, गोरखपुर को जोड़ता है आपके इलाहाबाद के। इसकी जो लंबाई है जहाँ तक हमें याद आ रहा है 106 किलोमीटर के आसपास है। कितने, 106 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई, ठीक है। बेसिकली ये जौनपुर वगैरह जिलों से होकर के जाता है। जौनपुर हो गया, इलाहाबाद के बाद जौनपुर होते हुए ये कहाँ जाता है, ये गोरखपुर जाता है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक का है, ठीक है। लंबाई याद करनी हो तो याद कर लीजिएगा, इतने ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप सारे स्टेट हाईवे को रट नहीं सकते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद से गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा कहाँ गया, ये है उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू की गई। 1950 में, 1945 में, या फिर 1947 या फिर 1972 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा 1947। क्या होगा, 1947। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहले राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा सब कब शुरू की गई, तो पूरी डेट आपको याद रखनी है। 15 मई 1947 को यूपी में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा शुरू की गई, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जो है हम आपको यूपी से जुड़े हुए परिवहन और संचार से जुड़े हुए पॉइंट बता देते हैं, आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य का सूचना केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश का सूचना केंद्र, केंद्र और संस्थानों से क्वेश्चन आते हैं। सूचना केंद्र कहाँ है, तो राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है, राजधानी लखनऊ में। अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ, किसका, सड़क, उत्तर प्रदेश स्टार्टिंग में जोड़ लीजिएगा। यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का सड़क परिवहन तो आपसे
चर्चा नहीं कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सबके लास्ट में स्टार्टिंग में जोड़ लीजिएगा। यूपी का सड़क परिवहन निगम, इसका गठन कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका गठन होता है 1972 में। कब होता है? 1972 में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपी से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, वो है आपका नेशनल हाईवे 19, ठीक है। कहाँ से होकर जाता है ये? तो ये दिल्ली से जोड़ता है आपके कोलकाता को, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। ये यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, नेशनल हाईवे अलग होते हैं, स्टेट हाईवेज अलग होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। इसका आंसर हमने देखा था, हाँ बिल्कुल देखा था। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा जिला यूपी एसएच मतलब स्टेट हाईवे 1 के मार्ग पर नहीं है। देखिए इसका जो पहले हम स्टेट हाईवे के बारे में कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो जो आपका यूपी का स्टेट हाईवे 1 है, इसको बोला जाता है सोनौली नौतनवा गोरखपुर देवरिया बलिया मार्ग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है स्टेट हाईवे 1 को? सोनौली नौतनवा गोरखपुर देवलिया बलिया मार्ग, ठीक है। अब आप समझिए, आपको ये नाम नहीं समझ में आ रहा होगा कि सोनौली कहाँ है। तो सोनौली बेसिकली ये जो है भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, एक जगह है भारत नेपाल की सीमा पर है, ठीक है। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है ये। यहाँ से किसको जोड़ता है? यहाँ से जोड़ता है ये आपके बलिया को, ठीक है। भारत नेपाल सीमा को किससे जोड़ता है? बलिया से जोड़ता है। बीच में आपके गोरखपुर देवरिया ये सारे ज़िले भी पड़ते हैं, ठीक है। महाराजगंज भी इसमें पड़ता है, ठीक है। इसमें महाराजगंज भी आपको याद रखना है। महाराजगंज गोरखपुर देवरिया और बलिया ये जुड़े हैं, ठीक है। लंबाई इसकी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, 154 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये बातें आपको स्टेट हाईवे 1 से याद रखनी है। पूछ क्या रहा था कि इसके मार्ग में नहीं है, देवरिया है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, वाराणसी तो कहाँ है और गोरखपुर कहाँ है, तो ये मतलब इसमें ये हमारा नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें नहीं का चुनाव करना था, मतलब कौन नहीं है, तो वाराणसी ही नहीं है, देवरिया महाराजगंज गोरखपुर ये सारे हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में हम देखेंगे कुछ। बेसिकली जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इसको क्या बोला जाता है? इसको पहले जो है ताज एक्सप्रेसवे बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ताज एक्सप्रेसवे। और इसको यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये हो गया नाम की बात। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे? दूसरी चीज़ हमें ये देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 165.537, 165 आपको याद रखनी है। 165 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। कुछ प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जो मतलब इस स्टेट हाईवे से इस एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं? ये एक्सप्रेसवे है, ठीक है। आगरा हो गया और आपका अलीगढ़ हो गया, आपका हाथरस हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गौतम बुद्ध नगर हो गया आपका, और हो गया आपका मथुरा। इतनी बातें आपको याद रखनी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन। अच्छा एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने कन्फ्यूज़न में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। कन्फ्यूज़न में हमने आपको गलत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। वो इन्फॉर्मेशन ये है, उसको करेक्ट कर लीजिए। ये जो ताज एक्सप्रेसवे है और यमुना एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं, हमने उसको आगरा एक्सप्रेसवे में कंफ्यूज हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दूसरा है, ताज एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे दूसरा है, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। जो यमुना एक्सप्रेसवे है बेसिकली इसका ये दूसरा है, ठीक है। इसको इरेज कर दीजिए। अभी हम बात जिसकी की है इसमें उसको बता दिए, ठीक है। वो जब लंबाई देखें आंसर की, तो जब इसका आंसर हम 165 मतलब लंबाई देखें, लेकिन जब आंसर की लंबाई देखें तो हमें याद आ गया कि नहीं, ये तो हमने थोड़ी गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ये अलग एक्सप्रेसवे है, ताज एक्सप्रेसवे या फिर यमुना एक्सप्रेसवे, ये अलग एक्सप्रेसवे है, ठीक है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है। 165 किलोमीटर लंबाई है। आगरा अलीगढ़ हाथरस मथुरा गौतम बुद्ध नगर को ये जोड़ता है, ठीक है। ये चीज़ है। और ये ग्रेटर नोएडा को बेसिकली आगरा से जोड़ता है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है और आगरा तक जाता है, ठीक है। आगरा तक
जाता है और इसका नाम क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे बोलिए या फिर ताज एक्सप्रेस वे बोलिए, ये अलग है। ठीक है, ये हो गया आपका यमुना एक्सप्रेस वे। उसके बाद आगरा और उसके बाद जो हम देखेंगे आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ये दूसरा एक्सप्रेस वे है। ठीक है, हम कन्फ्यूजन में थोड़ा सा आपको बता दिए, हो जाता है कभी कभी चीज़ें जो है कन्फ्यूजन हो जाती हैं क्योंकि कई सारे एक्सप्रेस वे हैं और नाम इसमें सिमिलरिटी है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। आगरा एक्सप्रेस वे जो है इसके बारे में सबसे पहले लंबाई देखेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 302 किलोमीटर है, 302 किलोमीटर है। ठीक है, अभी ये 6 लेन का बना हुआ है लेकिन इसका जो है विस्तार किया जा सकता है 8 लेन तक। ठीक है, जोड़ता किसको है तो लिखा है ये आगरा से लखनऊ, तो ये बेसिकली लखनऊ से शुरू होता है और आपके आगरा तक जाता है। ठीक है, आगरा तक जाता है। प्रमुख जिले पूछे जाएं जिनको जिनको ये जोड़ता है यूपी को, तो आगरा, फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद हो गया आपका, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, औरैया हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर नगर हो गया, उन्नाव हो गया, हरदोई हो गया और अपना लखनऊ हो गया। ठीक है, ये ज़िले हैं जिससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के बारे में, ये पॉइंट्स हो गए। ये अलग एक्सप्रेस वे है। ताज एक्सप्रेस वे या फिर यमुना एक्सप्रेस वे ये अलग है, ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है और ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये लखनऊ को आगरा से जोड़ता है। ठीक है, दोनों अलग एक्सप्रेस वे हैं। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आपको बता दिए, लेकिन जैसे ही हमने ऑप्शन देखा था तो कन्फ्यूजन आ गया कि हाँ याद आ गया कि नहीं वो दूसरा पॉइंट था। ये दोनों अलग एक्सप्रेस वे हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक एक्सप्रेस वे की और दे दे रहे हैं, सोच रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सा है, वो है आपका गंगा एक्सप्रेस वे। क्या है, गंगा एक्सप्रेस वे। आपने करंट अफेयर में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे नोट कर लीजिए इसके बारे में प्रमुख पॉइंट्स। लंबाई इसकी कितनी है, बिल्कुल पूछ सकता है इस बार। ठीक है, एकदम इसकी लंबाई याद कर लीजिएगा, 593 के अप्रॉक्सीमेटली है, 593.3 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 593 किलोमीटर है। लंबाई के अलावा वही है कि कौन कौन से जिलों को जोड़ता है, तो उन्नाव हो गया आपका, रायबरेली, मेरठ हो गया आपका, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया। ठीक है, बुलंदशहर हो गया, अमरोहा हो गया आपका, शांभल हो गया, प्रयागराज हो गया, बदायूं हो गया, शाहजहांपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और हरदोई हो गया। ठीक है, ये ज़िले हैं जो कि आगरा एक्सप्रेस वे से जुड़े हुए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आज के इसी के साथ जो है हमारा जो क्लास है वो समाप्त करते हैं हम। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या देखा, जो हमारे प्रमुख स्टेट हाईवे से प्रश्न आए हुए हैं, एक्सप्रेस वे से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके साथ साथ यूपी की जो भौगोलिक विस्तार है उससे जो प्रश्न आए हुए हैं उन चीज़ों को हमने देखा। साथ में ही हमने बौद्ध सर्किट देखा, महाभारत सर्किट देखा, यानी कि जो यूपी के टूरिज्म से आए हुए प्रश्न हैं, इन 3 टॉपिक्स को आज हमने कवर किया। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पर मिल जाएगी। उसके साथ में क्लास में कुछ आपको सही ना लगा हो, फैक्चुअली कुछ चीज़ें अगर आपको गलत लगी हो, ऐसे क्लास में हम 100% एक्यूरेट जो है आपको डेटा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी क्लास में किसी भी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई और इसी तरीके की एक बेहतरीन क्लास में।